हेलो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पहला प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होती है। तो 1 + tan स्क्वायर जो होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अगर पूछ देता है कि सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगी तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगी तो आपका ये जो हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर में क्या होती है 1/cosec होती है और सेक बराबर 1/cos होती है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। कलम कॉपी साथ में लेकर के बैठे तो ही बेहतर होगा, ठीक है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि इस टाइप की आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की क्या प्रक्रिया है, यानी कि हमसे बोल रहा है हेड आने की क्या प्रक्रिया। एक सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यानी कि संभावना क्या है, हेड नहीं तो टेल, यानी कि दो संभावना है। इसमें से मेरी इच्छा है कि हेड आई, यानी कि चीत आनी चाहिए। तो 2 है आपका टोटल संभावना, इसमें से आपकी इच्छा जो है 1 है, यानी कि हेड आने की है। तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बिंदु -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी निकालने के लिए रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 y1 होती है, x2 y2 होती है, यानी कि x में से x वाले को घटा लेते हैं। -5 में से -1 को घटाएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगी, ठीक है ना। इतना कैलकुलेशन आप लोग को करते रहना है। -4 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की जगह पे 7 है और y1 की जगह पे 3 है, यानी कि 7 में से जब 3 को घटाएंगे तो 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगी 16 और 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 जोड़ 16 यानी कि 32 आ जाएगी। अब 32 का जब हल करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4√2, ठीक ना। आपको रूट में आंसर लिख देना है 4√2। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है आपका 2 होता है, ठीक ना। अगर पूछ देता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है अभाज्य, तो भी आपकी 2 ही आएगी, ठीक ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है कंसेप्चुअल बनाता है। एक रैखिक समीकरण एक जिसका कोई हल होता है, कोई हल होता है, ठीक ना। तो होता है तो रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। देखिए जिसका कोई हल होता है, यानी कि कोई एक हल होता है, नहीं यहाँ पे बोला कोई हल नहीं होना चाहिए था, ठीक ना। कोई हल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होता है। जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो उस समीकरण को हम लोग बोलते हैं विरोधी, यानी कि विरोध करता है, कोई हल नहीं होता है। इसकी अगर ग्राफ की बात की जाए, यानी कि इसकी जो है आलेख कैसे खिंचाएगी, तो इसकी आलेख जो खिंचाएगी समानांतर खिंचाएगी, ठीक है ना। और अविरोधी में आपकी जो ग्राफ खिंचाती है वो आपकी प्रतिच्छेदी खिंचाती है और आश्रित वाले में एकदम संपाती खिंचाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है। देखिए किसी वृत्त के छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होगी। मान लेते हैं ये आपका वृत्त है, इसके छोर पर हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। छोटी सी क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई चर मानों को आरोही अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाते हैं, तो माध्यक कहलाते हैं। हम लोग को पता ही है कि आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजा करके किसी भी संख्या का हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं एक वृत्त है, हमसे बोला है एक बिंदु से, तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये दोनों स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, तो ए बी और ए सी की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, समान होगी। इस चीज़ को आप लोग थेल्स पर में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। सिर्फ प्रैक्टिस करते जाना है, चीज़ों को याद करते जाना है, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ याद करना है। अगर ना पढ़े हैं तो आपको करना क्या है, कलम कॉपी साथ में लेकर के सिर्फ क्या करना है, नोट करते जाना है। हमारी बातों को ध्यानपूर्वक, आपको बढ़िया मार्क्स 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की आयतन क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शंकु की आयतन क्या होती है, 1/3 पाई r पर h। 1/3 पाई के जगह पर रखेंगे 22/7 और r² h, r के जगह पे 6 गुने 6 करना पड़ेगा और h के जगह पे 24। देखिए 3 से हम काटेंगे 24 को तो 8 दफ़ा कटेगा। पाई की वैल्यू इसमें रखा हुआ है,
6 को गुना 6 से करेंगे तो 36, और 36 को जब 8 से गुना कर देंगे तो आपके 288 और पाई जैस का 23 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 6 गुना 6 36 को जब 8 से गुना करिएगा तो आपका 288, पाई को हम वैल्यू लिख दिए पाई ही। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos π/3 का वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे पाई की जैसे हम लोग वैल्यू देखते हैं तो भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना। पाई की जो मान होती है ना 180 डिग्री होती है। ठीक ना, 180 डिग्री, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कॉस 180/3 है, यानी कि कॉस को हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है 80 में। 180 में डिवाइड करेंगे तो आपकी 60 आएगी, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक ना, अगर आपको ये सब टेबल याद करने में दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट मेरा बना हुआ है, उसमें जा करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट में आपको पूरी ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। ठीक है ना, उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से उसमें बताया गया है। इसमें कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण का मान क्या होता है। देखिए अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ये रॉन्ग लगा हुआ है। ठीक, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। और बोल दिया जाता है कि वृत्त का कितना होता है तो 360। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अर्धवृत्त में 180। ठीक है ना, चांद। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होती है। तो देखिए जब भी मध्य बिंदु बोले ना तो x में हम x को जोड़ देंगे, y में y को जोड़ देंगे और 2 से भाग करते जाएंगे। नहीं कि x में x को जोड़ेंगे 2 से भाग कर दिए, कॉमा डालेंगे क्योंकि x की वैल्यू ये टोटल हुआ, y की वैल्यू निकालना है तो y में y को जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर है कि यदि cos a 4/5 है तो tan a का मान क्या है। देखिए इस चीज़ को निकालने के लिए आपको एक चीज़ को ट्रिक याद रखना है। देखिए cos थीटा जो होती है क्या होती है, b/h होती है, b/h। और tan में क्या होती है, p/b होती है। ठीक है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में जो है किस में ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपका b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 है ना। तो देखिए हमको नीचे में b देखना है 4, तो ध्यान दीजिएगा नीचे में 4 कहाँ है, तो ये दोनों में तो है नहीं, मात्र ये दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो h की वैल्यू तो है 5 और यहाँ पे h की वैल्यू 5 दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नहीं तो आपको क्या करना है कि h² जो होती है वो p² जोड़ b² होती है। ठीक है ना, h² बराबर p² जोड़ b² होती है। तो यहाँ पे जो है b की वैल्यू दे रखा है और h की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से p जब निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/4 यानी कि p/b tan की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसा गुने मसा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वर्ग अंतराल 6 18 का परिसर क्या होगा। तो परिसर निकालने का मतलब है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 18 में से 6 को घटा लेंगे, आंसर जो आएगी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का संख्या क्या होगा। तो 25 हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे रह गया बात कि इसके बीच में कितनी विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या की बात बोला है ना कि यानी कि स्टार्ट होगा 1 से और जाएगा कहाँ तक, 49 तक। ठीक है ना, तो आपका a हो गया 1, डी निकालने का मतलब 1 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो इस वाले फार्मूला पे सेट करेंगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। और उतना भी झंझट नहीं लेना है। यहाँ पे जो है विषम संख्या बोला है ना, 0 और 50 के बीच में दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, यानी कि 0 50 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कर लेना। कह रहा है किसी घटना ई की निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। ठीक है ना, हमसे बोला नहीं है, तो हम लोग को पता है कि पी का जो मान होगा, पी का जो मान होगा 1 से छोटा होगा, ये तो बात सही है। पी का जो मान होगा, सॉरी ये जो है आपका छोटा का सिंबल नहीं, बड़ा का सिंबल, यानी कि पी बड़ा हो जाएगा 1 से। ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से कभी भी मान ज़्यादा नहीं होता है पी का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा नहीं होता है। और पी का मान जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा कभी होता है, नहीं होता है, माइनस में कभी नहीं आंसर होता है। पी का मान यहाँ पे तो साफे दे दिया है माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है। सबसे न्यूनतम मान जो होता है 0 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद करके रखिएगा। यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है ना, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का क्रमशः r और h है, यानी कि त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो अभी जस्ट पढ़े हैं, इस पर एक फार्मूला पे एक क्वेश्चन बना है, 1/3 पाई स्क्वायर h होती है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल
क्या होगा। यहाँ पे जो है सबसे छोटी बोला है अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 2, यानी कि 2 और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी आपका, हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। ठीक है, देखिए आगे जाइएगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें मौसा और लौसा निकाल करके बोला गया था गुणनफल, तो वहाँ पे गुणनफल जब बोलेगा तो दोनों को 4 और 8, वहाँ पे आंसर 8 आएगा। ठीक है ना, आप आगे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्शरेखा PA तथा PB खींचे गया है, तो PA की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू क्या होगी, उसके भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं कि 2 स्पर्शरेखा की जो लंबाई होती है क्या होती है, आपस में बराबर। मान लेते हैं P है और ये A है, आपका B है, तो PA की वैल्यू जो है आपका 4 है, तो PB की वैल्यू क्या होगा, वो भी 4 होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, बनाना है। ठीक ना, करा बिंदु बोल रहा है कि A 2, -4 और B 4, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियम क्या होगा, तो देखिए x वाले को x के साथ जोड़ देंगे, यानी कि 4 को 2 में जोड़ देंगे, 4 को जब 2 में जोड़ेंगे तो 6 आएगी, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 होगा। ठीक है ना, और किधर है 3 है लेकिन माइनस में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी पढ़े हैं हम लोग कि मध्य बिंदु का नियम क्या होती है, x1 जोड़ x2/2 और y1 जोड़ y2/2, यानी कि -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -6, -6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। अगला क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य क्या होगा, तो जब इसको शून्य के बराबर करेंगे तो देखिए x² बराबर में 2 हो गया, तो x बराबर क्या होगा √2, यानी कि प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि रूट की वैल्यू किस में होती है, प्लस में भी होती है माइनस में भी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है sin 18/cos 72 का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो 1 में टिक लगा दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि देखिए दोनों को जब ऐड कीजिएगा आप लोग तो 90 आती है, 90 की वैल्यू हमेशा आप 1 में टिक लगेगा। ठीक है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखिए अगर इसको बनाना होगा तो देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, साइन है ये 18 छोड़ दिए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस 72 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 18, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 90 में से जब 18 को घटाएंगे तो 72 ही आएगी। देखिए ऊपर है आपका साइन 18, और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होती है साइन थीटा, साइन 18, यानी कि जब इसको काटेंगे सेम चीज़ से सेम चीज़ कटता है तो रिजल्ट हमेशा एक देती है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रही है आपको तो आपको बनाना चाहिए। और एक बात बता देते हैं, अगर हमारे चैनल पर आप पहली मरते विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक ना, और बढ़िया से बढ़िया आपको मार्क्स आने वाली है, कोई नो डाउट है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस पर मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अगली डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो मौसा होगा वो क्या होगा। तो दो संख्याओं का जो मौसा होता है, दो लगातार संख्याओं का, जैसे 3 4 का मौसा ले लीजिए, 4 5 का ले लीजिए, तो उसका मौसा जो आएगा हमेशा एक आएगा। ठीक ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, एक आएगा आपका मौसा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए दो सम संख्या है, तो मान लेते हैं 2 है, उसके बाद 4 ले लेते हैं, उसके बाद में 6 ले लेते हैं, तो अगर जब भी लेंगे दो क्रमिक संख्याओं तो उसका मौसा जो होगा हमेशा क्या होगा 2 होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का हमेशा मौसा 1 होता है। ठीक ना, अभाज्य संख्या बोले तो हमेशा 1 में डालिए। ठीक ना, दो सम संख्या बोले तो उसकी मौसा 1 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ रही है, विषम संख्या बोले या फिर अभाज्य संख्या बोले या फिर कोई भी दो संख्या लगातार बोले, हमेशा 1 डालना है। सिर्फ सम संख्या बोले तो वहाँ पे आपको 2 वाले में टिक लगना। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, जो इस बार बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। ठीक है ना, ये इसका किताब आ गई है, जिसकी वजह से आपको रेड दिख रहा है। ठीक है ना, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आगे ये रहा क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का HCF यानी कि मौसा बोल रहा है, तो फिर से एक हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। ठीक ना, जब रिपीटेड है तो हमको तो रिपीट करना ही पड़ेगा। देखिए यदि A और B अभाज्य संख्या हो तो इसका LCM क्या होगा। तो A B, जैसे मान लेते 2 अभाज्य संख्या 3 और 5 ले लेते, ठीक ना,
3 और 5 बोल रहे हैं कि इसका मौसा क्या होता है, सॉरी एचसीएफ क्या हमको, सॉरी एलसीएम क्या निकालना है हमको, एलसीएम बोला गया है यानी कि लसा बोला गया निकालने के लिए। तो तीनों को, दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 आ जाती है। वैसे में हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं भिन्न का जोड़ घटाव, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तथा में बोला है एलसीएम का गुणनखंड होगा, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। तो हमसे बोला है कि छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो सकता है, तो 4 हो सकता है, ठीक है ना। 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात किया जाए तो 4, क्योंकि 4 में भाग हो जाएगी। इन दोनों का बोला गया है कि गुणनखंड क्या होगा, तो जब गुणनखंड हमसे बोला गया तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है तो उनका मसा 17 है, ठीक है, उसका मसा जो 17 है तो लसा क्या होगा। तो देखिए इसको कंसेप्ट जो है लसा गुने मसा जो होती है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 86 70 बराबर में क्या है लसा गुने मसा, लसा कितना है 17, मसा दे रखा है क्या, सॉरी मसा दे रखा है 17 और लसा नहीं दे रखा है तो लिख देंगे लसा एलसीएम। जब इसमें हम भाग करेंगे तो 17 से जब इसमें भाग करेंगे तो 17 5 85, यानी कि स्टार्टिंग में आ रहा है आपका 5, ठीक है ना, 5 आ रहा है, उसके बाद में 1 बचेगा तो 17 हो गया, यानी कि 17 1 17, यानी कि 5 1 आ रही है और 0 बचेगा तो 0 डाल देंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लसा और मसा निकाल देना है। तो 8 और 22 का लसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। मसा की बात किया जाए, सॉरी मसा आपका 2 आएगा, मसा कितना आएगा 2। लसा की बात किया जाए तो इसका जो मसा है आपका आएगा, देखिए यहाँ पे जो है 8 और 22 नहीं है, 6 8 22 है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले मसा निकालेंगे, तो मसा तो आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से दोनों में भाग, तीनों में भाग हो जाएगा। लसा निकालने की क्या करेंगे, लसा निकालने की प्रक्रिया हम लोग को पता है, 6 को करेंगे तो 2 गुने 3 लिखेंगे, 8 को करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 और 22 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुने 11। अभी 2 तो कॉमन है, चलिए 2 लिख लिए, उसके बाद 3 है, यहाँ पे 2 है और 11 है, ठीक है ना। इतने को हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 को हमको 11 से गुना कर देना है, यानी कि 24, ये आपका 4 6 2। अभी हमसे बोला है लसा अनुपात मसा, यानी कि अनुपात कर देना है, मसा की वैल्यू 2 है, जब इसको काटेंगे तो 3 2 1, यानी कि 132 अनुपात 2, सॉरी 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि संख्याओं 50 तथा 60 का एचसीएफ गुने एलसीएम क्या होगा, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे तो 60 गुने जब 50 करेंगे तो आपका 3000 आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ रही है तो आपको हल कर लेना, ठीक ना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं।